नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी में। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आपके साथ कोर्स की बुक या कुछ अच्छे टॉपिक्स या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूं जो आप लोगों को एक सिंगल पॉइंट पे मिल जाए। इसी सोच के साथ आज हमारा अगला टॉपिक है हमारे परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह जी का। बहुत कम लोग होंगे जो इनको जानते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हाल ही में अमेज़ॉन प्राइम पे एक मूवी रिलीज़ की गई है 120 बहादुर। काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी हिस्ट्री से जोड़ के बनाई गई मूवी है। अच्छी है, एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत के जितने भी हमारे सैनिक या आर्मी हैं, फोर्सेस हैं, उसमें कितने बहादुर और कितने शौर्यवान जवान हैं। तो चलिए आज एक बार समझते हैं कि मेजर शैतान सिंह जी के बारे में, कि उनके बलिदान को याद करते हैं। ठीक, तो मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के उन महान योद्धाओं में से एक हैं जिन्होंने 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, आप लोगों को याद होगा जब एक युद्ध स्टार्ट हुआ था 1962 में, तो उसके लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी जो असाधारण वीरता, नेतृत्व और त्याग के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है, वो प्रदान किया गया था। तो अब उनके थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। शैतान सिंह जी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ जोधपुर के राजस्थान में। कुमाऊं रेजिमेंट में थे। बटालियन का नाम 13 कुमाऊं। तो मेजर शैतान सिंह एक अनुशासित, साहसी और अनेक सैनिकों की सुरक्षा को, अपने सैनिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने वाले एक अधिकारी थे। अब बात आती है कि कैसे उनका नाम इस युद्ध में आता है। युद्ध की जो मेन बैकग्राउंड था, या हम कहें कि ये जो युद्ध था, ये स्टार्ट हुआ था रेजांगला 1962 में, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 16,000 फीट है। 18 नवंबर 1962 को ये अपनी चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं को हेड कर रहे थे। रेजांगला जो है एक रणनीतिक पहाड़ी दर्रा था, जहां भारतीय सैनिक अत्यंत कठिन मौसम और सीमित संसाधनों के साथ तैनात थे और आज भी हैं। युद्ध के दौरान नेतृत्व और उनके साहस, तो युद्ध के उनके नेतृत्व से पहले यहाँ पे हम थोड़ी सी युद्ध की जो पृष्ठभूमि कहेंगे, या उसका हम युद्ध के बारे में एक थोड़ा सा एक जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो आपको ये समझने में आसान रहेगी कि आखिर हुआ क्या था वहाँ पर। ठीक है, तो ये बात है 1962 की, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ। इस युद्ध का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण और एक दुखद घटना भी है। यह युद्ध भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के कारण हुआ था। ठीक, तो अब कैसे स्टार्ट हुआ ये सब? जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने चीन के साथ मित्रता की नीति अपनाई। 1954 में पंचशील समझौता हुआ। ठीक, उन्होंने इस मित्रता को एक नाम दिया हिंदी चीनी भाई भाई। ये हमने बहुत बार सुना होगा, तो बहुत सारे मीम भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन इस दौरान चीन ने चुपचाप तिब्बत पे अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ से विवाद जो हुआ स्टार्ट, यहाँ से भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद की नींव पड़ना स्टार्ट हो गई। अब सीमा विवाद का कारण क्या था कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं थी स्टार्टिंग में। बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। अक्साई चीन, भारत इसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता था, चीन इसे अपने शिनजियांग का हिस्सा मानता था, और चीन ने यहाँ गुप्त रूप से सड़क बना ली थी अपनी। अब जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वो चीन इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। आप लोग देखते हैं ना कि ये होता है कि अरुणाचल को अपना कहते हैं और ऐसा वो सब, तो वो सारी चीज़ें उनकी ये हैं कि तिब्बत का हिस्सा मानते हैं, इसलिए उनको मानते हैं, और इसे भारत इसे अपना ही एक अंग मानता है और स्ट्रांगली इस बात को
अपनी दुनिया के हर मोर्चे पे कहता है। अब युद्ध के जो कारण थे वो हमारी नज़र में साफ हो गए। एक तो भारत की जो चौकियाँ थी, मतलब फॉरवर्ड पॉलिसी हो गई, चीन की आक्रामक नीति, खुफिया जानकारी की कमी, भारतीय सेनाओं की अपर्याप्त तैयारी। क्यों? कभी सोचा ही नहीं था हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगा रहे हैं और वो यही नारा लगा के भारतीय सीमा में घुसाए। तो मतलब ये तो भारत के साथ एक विश्वासघात हो गया ना, कि मैं आपसे कहें कि आपका दोस्त आपके घर आ रहा है और घर में जब पहुंच जाए तब एकदम वो हथियार निकाल ले। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे देखते हैं। अब युद्ध की शुरुआत कब हुई साहब? 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक लद्दाख और अरुणाचल वाले जो हमारा नेपा कहलाता था उन दोनों मोर्चों पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में इतनी, यहाँ पे 16,000 फीट की लगभग ऊंचाई पे इतनी ठंड, मतलब शरीर जमा देने वाली ठंड थी, वहाँ पे अपनी सेना पे मुस्तैदी से खड़े हुए थे जवान। अब युद्ध में क्या हुआ कि अब वहाँ से युद्ध की शुरुआत हो गई। हमारे गुप्त सूत्रों से पता चल गया कि भारी मात्रा में चीनी सैनिक रेजांगला की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये था कि भारतीय सैनिकों के पास जो थी संसाधनों की कमी थी उस समय, क्योंकि नीचे से एकदम से ऊपर सामान भेजना, मतलब जहाँ से भी हमारी रसद आती है, संचार सप्लाई होती है, उसको आने में टाइम लगेगा। वायुसेना का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया था। इससे क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को देखते हुए चीन को इन सारी बातों का बेनिफिट मिलने लगा। बहुत लड़ाई हुई और जहाँ तक मुझे याद है वो हमारी जो बटालियन थी, जिसको मेजर शैतान सिंह जी के नेतृत्व में थी, उन्होंने बहुत वीरता का परिचय देते हुए चीन को वहाँ से खदेड़ दिया था। भले ही हमारे बहुत से जवान शहीद हुए, बट एक जवान उनके 20-20 और 15-15 सैनिक पे भारी था। 21 नवंबर की बात थी जब चीन ने एकदम से सीज फायर की घोषणा की और चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा बनाया था, लेकिन कई जगहों से चीन पीछे हट गया। इस युद्ध के परिणाम क्या हुए कि जो हमारे उस टाइम पे भारत का रक्षा बजट था वो कम था। इस हमले को देखते हुए रक्षा बजट बढ़ाया गया। सेना का हमें समझ में आ गया कि उनके पास जो हथियार हैं उनका आधुनिकीकरण करने का टाइम आ गया है। तो उन सेनाओं, जो हमारी भारतीय सेनाएं हैं, उनके आधुनिकीकरण के लिए नए नए हथियार और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें उनको देनी स्टार्ट की गई। सीमा सड़कों पर बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया। और एक चीज़ वहाँ पे ये हुई थी, जो हमारे उस टाइम पे रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो अब यहाँ भारत ये तो समझ चुका था कि हमें एक मजबूत खुफिया तंत्र चाहिए जो हमारी बाउंड्री या जो हमारी देश की सीमाओं के इधर उधर की जानकारी हमें बिल्कुल सटीक और टाइम पे दे। तो ये सारी चीज़ें जो थी भारत समझ चुका था और इस दिशा में काम कर रहा था। तो भारत ने अपनी सारी चीज़ों को और मजबूत किया और इनको इस वाले युद्ध से उन्होंने काफ़ी सारा अपना, एक कहते हैं ना, अनुभव लिया। एक उन्होंने उसके लिए अनुभव लिया। तो अब यही बात थी कि मेजर शैतान सिंह ने अपनी पूरी 120 की बटालियन के साथ उन 3 से 4 हज़ार चीनी सैनिकों का सामना किया। 120 लोगों ने हमारे नियर अबाउट 1300-1400 से ज़्यादा उनके सैनिक मारे। कोई ऑफिशियल न्यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि चीन वहाँ से भाग गया था। जब उन्होंने देखा कि ये तो 100 लोग हैं और 100 लोगों के अंदर इतना शौर्य है कि उन्होंने हमारे 1000 से ज़्यादा या 1400 से ज़्यादा सिपाही मार दिए, तो जो उनके वहाँ से जो भी नेतृत्व वाले होंगे थे ना, उन्होंने कहा कि आप तुरंत अपने देश के वीर जवानों की, जो भी उनके वीर जवान थे जो शहीद हुए थे, उनकी बॉडी वापस लीजिए और आ जाइए। तो वहाँ से जो था वो उन्होंने युद्ध का सीज फायर कर दिया गया था। ठीक, तो अब यहाँ पे ही था 18 नवंबर 1962 को चीनी सेना ने भारी संख्या में रेजांगला पे हमला किया। मेजर शैतान सिंह ने दुश्मन की गोलियों की परवाह किए बिना एक पोस्ट की से दूसरे पोस्ट तक जाकर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। वे कई बार गंभीर रूप से घायल भी हुए। अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में तो आपको पता चलेगा कि वो जब घायल होते थे और उस टाइम पे वो अपना इलाज कराने से ज़्यादा देश की सीमा पे रक्षा करना ज़रूरी समझते थे। उन्होंने अंतिम क्षण तक अपने ही जो बटालियन के जवान बचे थे उनका मनोबल बढ़ाया। तो अब जब उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई
तब भी मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने का आदेश दिया। सैनिक उन्हें उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए, लेकिन घावों के कारण वो वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन रेजांगला की जो लड़ाई हुई थी ना, उसमें चार्ली कंपनी के लगभग सभी सैनिक शहीद हो गए थे। मतलब 120 के अराउंड थे और वो हमारे शहीद हो गए थे सैनिक। लेकिन दुश्मनों को ऐसा घाव दिया उन 120 ने कि दुश्मन कांप उठा, और ऐसा कांप उठा कि वो वहीं से उल्टे पांव अपने देश भाग गया था। तो और इसके बाद जब भारत सरकार ने इन सब चीज़ों पे सर्च किया, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ इतनी थी, चीज़ें पहुँचने में टाइम लगा, फिर मेजर शैतान सिंह जी को उनकी असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका बलिदान भारतीय सेना इतिहास में साहस, कर्तव्य और नेतृत्व का एक अमर प्रतीक है। हर नए जवान को उनके बारे में बताया जाता है, क्योंकि उनके जैसा वीर जवान हमारे देश में आज हर कदम कदम पर है। इसी वजह से है क्योंकि उनसे हम लोगों ने, हमारे वीर जवानों ने बहुत शिक्षा ली है। तो मेजर शैतान सिंह जी की वीर गाथा हमें यही सिखाती है दोस्तों कि सच्चे नेतृत्व संकट में पहचाना जाता है। किसका कितना अच्छा नेतृत्व है ये तब पता चलता है जब मुश्किल समय आता है। उनका साहस और बलिदान हम भारतीयों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत था, है और आगे तक रहेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक बार इतिहास में जाके किताबों के माध्यम से पढ़ें और समझें इस चीज़ को कि भारतीय सेना के बलिदान आज जो हम लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं या सड़कों पे चल रहे हैं, वो उन वीर जवानों की देन है जो हमारे लिए सीमा पे लड़ रहे हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले टॉपिक पे जल्दी ही लेके आऊँगा कोई ऐसा ही टॉपिक जो आपको बता सके कि भारत में की महानता और भारत की सक्षम सेना के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।